जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपी पुलिस, यूपी पैट तथा यूपी लेखपाल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके का एक शानदार सेशन। इसमें हम जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको यदि और डिटेल से जानना है तो प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, देखते रहिए जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सपने वो नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये किसने कहा था? महान भारत के राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। साथ ही एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप ये ना सोचें कि हम गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास कमी है पैसों की। आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए, कभी ना कभी आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो वही एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आपको अपने मंजिल के प्रति इस लगन, जुनून और पागलपन के साथ तैयारी करना है कि मंजिल आपसे खुद ब खुद मिलने ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर बात करें भारत के सबसे पुराने तेल भंडार के बारे में तो ये हो जाएगा आपका असम में। कहाँ पर हो जाएगा साथी? असम में हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लासों में ही डिस्कस किया है कि भारत की जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, क्या है? जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, या कह सकते हैं, ठीक है, भारत का सबसे जो पुराना तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, और इस तेल शोधक कारखाना को जानते हैं डिगबोई के नाम से। किस नाम से? डिगबोई के नाम से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिगबोई के तेल का कुआं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके असम में। ठीक है, अगर बात करें भारत में सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ पर है, क्या पूछा जाए? देखो यहाँ पर सबसे पुराना पूछा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक तेल भंडार किस राज्य में है, ठीक है, तेल भंडार की बात कर ले, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कहाँ पर है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान में है। कहाँ पर है साथी? भारत के सर्वाधिक तेल भंडार राजस्थान राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है? क्या कह रहा है? भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय छोटी सीमा साझा किस देश के साथ होती है? इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। ठीक है, अगर बात करें साथी भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम साझा होती है और सबसे ज़्यादा साझा होती है, तो इन दोनों चर्चाओं में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कब सबसे कम सीमा की बात की जाए साथी, ये आपकी होती है अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ होती है? तो अफ़गानिस्तान के साथ होती है। और कितने किलोमीटर होती है? तो 106 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 106 किलोमीटर होती है, जो आपकी पीओके से होकर गुजरती है। किससे? पीओके से, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, इसी से होकर गुजरती है। इसको याद रखेंगे। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन अगर चर्चा कर लें यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा की, यानी कि सर्वाधिक, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा होती है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश के साथ लगभग हम 40-96.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपको नंबर मिल सकते हैं, लेकिन 40-96 किलोमीटर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर नंबर आपका बदल सकता है, 6 या 7 हो सकता है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी सीमा की बात की जाए सर, ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी सीमा के बारे में। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान के साथ भारत की सबसे कम, याद रखेंगे, सबसे कम प्रत्यक्ष सीमा लगती है। कैसी लगती है? प्रत्यक्ष सीमा।
यानी कि जो वर्तमान में भारत का एरिया भारत के कब्जे में है वो उस एरिया की बात की जाए तो इसमें भारत की सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। और ये कितनी है तो याद रखना है 699 किलोमीटर है। कितनी है साथी? 699 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल के साथ साझा करता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी जो पाकिस्तान का एरिया है, सॉरी अफगानिस्तान का जो सीमा है वो पाकिस्तान के एरिया से होकर गुजरती है। जो भारत का कश्मीर वाला एरिया है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है और यहीं से भारत की सीमा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि प्रत्यक्ष रूप से सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा होती है, जो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको अच्छे से एक बार वीडियो को पुनः देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में पूछा है साथी, तो चर्चा करेंगे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में, ठीक है। कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये अपने भारत का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका सबसे उत्तरी और यहाँ पर सबसे पूर्वी तथा यहाँ पर सबसे दक्षिणी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सबसे दक्षिणी मुख्य बिंदु है और सबसे जो आपका दक्षिणी छोर है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा है हमसे, क्या पूछा है? पूर्वी बिंदु। कौन वाला? ये वाला बिंदु आपसे पूछा है, ठीक है। अगर इस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे तो इसे हम जानते हैं किविथू के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किस नाम से जानते हैं? किविथू के नाम से। और सर किविथू जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जब सूर्य के प्रकाश की पहली किरण भारत में कहीं पड़ती है तो वो इसी पॉइंट पर पड़ती है, जैसे हम किविथू पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? किविथू पॉइंट कहते हैं। ऐसा देखो, ऐसा जब भारत की पहली किरण गिरेगी तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा वहीं पर तो जाके गिरेगी, तो इसलिए पूर्वी बिंदु आपका किविथू है। इसको याद रखेंगे। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर। कितने पर है? 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर है। इसको याद रखेंगे, किविथू पॉइंट, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के बारे में, जो हमने चर्चा की थी कि ये भारत का कैसा है? सबसे दक्षिणी पॉइंट है। कैसा है? सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो आपका अंडमान और निकोबार में पड़ता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इसे दोस्तों हम पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्सन पॉइंट के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। या फिर इसी को हम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। पिग्मिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जानते हैं किसे? इंदिरा पॉइंट को, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात करेंगे इंदिरा कॉल के बारे में साथी, तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कैसा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। इसको याद रखेंगे। ये वाला बिंदु है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी पूछा है तो किविथू हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, किविथू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर लेंगे यहाँ पर एक और कुछ ऑप्शन है, ग्वार माता, यानी कि ग्वार मोती या गौर माता कहते हैं, जिसे ये गुजरात में पड़ता है। आपका कहाँ पर पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो आगे चर्चा करेंगे इनके जो अक्षांश और देशांतर है इनके बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे एक बार पुनः से देख लेते हैं। भारत का अगर बात की जाए, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। किविथू की बात की जाए तो ये सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। और ग्वार माता की बात की जाए, ग्वार मोती की, तो ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में रेशम के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। अगर बात करेंगे भारत की दृष्टि से कि विश्व में रेशम के उत्पादन में कौन से स्थान पर आते हैं हम, तो हमारा स्थान आता है साथ ही दूसरा। कौन सा स्थान आता है? दूसरा आता है, ठीक है। पहले स्थान पर बात की जाए कौन है, तो यहाँ पर आपका चमगादड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको याद रखेंगे, चीन पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर चीन आ जाता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। किसके उत्पादन में? तो रेशम उत्पादन के। अगर बात कर लें भारत के रेशम उत्पादित जिलों के राज्यों के बारे में, तो इनमें से सबसे पहले नाम आता है झारखंड का। किसका आता है? झारखंड का। उसके अतिरिक्त नाम आता है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का आता है। उसके अतिरिक्त नाम आता है आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश का नाम आता है और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम आता है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ये भारत के जो सर्वाधिक रेशम उत्पादित करने वाले राज्य हैं, इनमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये आपके शामिल हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक रहा। तो बात करेंगे भारत के प्रथम चरण के बारे में, तो ये आपका 1966 से लेकर के 1981 तक। 1966 में भारत में क्या होता है? हरित क्रांति की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथ ही। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके लिए कौन लाया था भारत में हरित क्रांति? तो याद रखना है, एस सुब्रमण्यम। कौन लाए थे? अगर बात की जाए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसका? हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? कौन लेकर आए थे? तो एस आपके सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपको नाम नहीं बताया जाता है, ठीक है। सुब्रमण्यम, इनको याद रखेंगे। सुब्रमण्यम के बारे में
ये आपके हो जाएंगे जो कि भारत में हरित क्रांति लाए थे। लेकिन हरित क्रांति का जो श्रेय है, जो हरित क्रांति को पूरे भारत में विकसित करने का श्रेय है, वो किसे जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। किसे जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। इसीलिए एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, कोई चीज़ देखो जन्म देने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुब्रमण्यम ने भारत में हरित क्रांति के जन्म दिया था, यानी कि लाए थे वो लोग। जो कौन थे? वो आपके एस सुब्रमण्यम थे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पूरे भारत में विकास का श्रेय हरित क्रांति किसे जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि पहली बार हरित क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? किस राज्य में शुरू हुई थी? तो याद रखना है, ये आपका पंजाब राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? पंजाब राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा सबसे पहले पंजाब को चुना गया था हरित क्रांति के लिए। ठीक है, लगभग इसके 5 एकड़ में पहली बार उन्नत किस्म की बीज बोए गए थे, जिससे हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो पिता पूछ लेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। अगर लाने का श्रेय, यदि हरित क्रांति को कौन लाया, तो एस सुब्रमण्यम लाए थे। लेकिन लाए कहाँ से थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है यूएसए से। कहाँ से लाए थे? यूएसए से लाए थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? कौन सी है? खाद्य फसल के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो बात करेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, जिसे हम खाद्य फसल के रूप में जानते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, हम गेहूं को तो यूज करते हैं ज़्यादा, लेकिन अपने भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। क्या है साथी? याद रखेंगे, पहले नंबर पर जो खाया जाता है भारत में सर्वाधिक, वो क्या है? मुख्य रूप से आपका चावल खाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हमसे पूछा क्या है? तो कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल के बारे में। तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं सेकंड खाद्य फसल के बारे में साथी। तो ये आपकी हो जाती है गेहूँ। क्या हो जाती है? गेहूँ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। गेहूँ आपकी भारत की दूसरी, सेकंड जो आपकी लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि खाने वाली फसल है, उसको याद रखेंगे। ये कौन हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। जबकि पहले स्थान पर कौन आता है? चावल आता है। और चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, चावल उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है, और गेहूं के उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। अगर बात कर लें यहाँ पर पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, तो अभी हमने चर्चा की थी चमगादड़ चीन के बारे में, तो वही यहाँ पर इन दोनों के पहले स्थान में उत्पादन में है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत का चावल का प्रथम उत्पादित राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हमने इसकी कल चर्चा की थी, जो कि वेस्ट बंगाल है, जो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक है, अगर गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो सबसे पहले भारत में उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, अगर बात कर लें हम यहाँ पर भारत की तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खाद्य फसल जो कि आपकी उपयोग में ली जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी ज्वार। क्या हो जाएगी? इसको भी याद रखेंगे। ये भारत की तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है, जिसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे देहात में जुनरी कहते हैं, या फिर इसे जुनरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ज्वार आपकी तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है। पहली इंपॉर्टेंट फसल चावल, दूसरी आपकी गेहूँ हो जाएगी। लेकिन अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पर मक्का और किसकी? बाजरा की, तो ये हैं आपके मोटे अनाज। क्या हैं? मोटे अनाज। और हमने कल बताया था आपको कि मोटे अनाज का वर्ष यूएनओ के द्वारा कौन सा घोषित किया गया है, तो 2023 घोषित किया गया है। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे दलहन का वर्ष कौन सा था, क्या पूछ लेगा? दलहन या फिर दालों के लिए वर्ष कौन सा था, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर 2016 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। दलहन के लिए यूएनओ के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो याद रखेंगे 2016, जबकि मोटे अनाज के लिए 2023 घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ भारत की सेकंड खाद्य योग्य फसल है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? अगर बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अगर बात करते हैं साथ ही खनिज युक्त रॉक तंत्र के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हो जाता है आपका धारवाड़ तंत्र। कौन सा हो जाता है? धारवाड़ तंत्र हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है धारवाड़ तंत्र में, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो सोना। क्या याद रखना है? सोना सर्वाधिक पाया जाता है इसमें। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरे स्थान पर आपका क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। और चौथे स्थान की बात कर लें तो ये पाया जाता है आपका क्रोमियम। क्या पाया जाता है? क्रोमियम। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सारी की सारी धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपका वर्तमान में जीवन चल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो धारवाड़ तंत्र भारत का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे गोंडवाना तंत्र के बारे में, तो ये आपका कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कृषि के लिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कृषि के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा तंत्र है, तो आपका गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। ठीक है, विंध्य तंत्र किसके लिए है, तो यहाँ पर विंध्य तंत्र से आपकी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये आदि नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में तुअर यानी कि अरहर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अगर बात करेंगे भारत में तुअर क्या होती है,
तो याद रखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, अरहर कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं गोल चना। क्या कहते हैं, अरहर को क्या कहते हैं साथी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल चना के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को हम कहते हैं लाल चना। क्या कहते हैं, लाल चना, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अरहर के इतने सारे नाम हैं, या तो तुअर कह सकते हैं, अरहर कह सकते हैं, गोल चना या लाल चना कह सकते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे साथी तुअर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान आपका हो जाता है यहाँ पर दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, ठीक है। पहले स्थान पर अगर बात कर लें, फर्स्ट पर कौन सा स्टेट है आपका, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। फर्स्ट पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सेकंड पर अगर बात कर लें अरहर के उत्पादन में, कौन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो साथी, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर दो प्रकार के से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर पूछा है दलहन किसके बारे में, अरहर के बारे में, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दलहन के बारे में। तो दलहन के बाद बात की जाए दलहन के बारे में, तो इसमें प्रथम स्थान, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान के बारे में। तो प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। लेकिन अगर केवल चर्चा की जाए यहाँ पर किसकी, अरहर के बारे में, किसके बारे में, केवल अरहर के बारे में बात की जाए, अरहर, देखो दलहन में बहुत सारी दालें आ जाती हैं, लेकिन केवल अरहर में बात की जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरहर पूछा है तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना है आपको। यदि आपको याद रखना है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये सही नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, सही है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, ये भी सही है साथी। इसकी राजधानी कवारत्ती है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर बात की जाए लक्षद्वीप के बारे में, तो ये अरब सागर में भारत के पश्चिम में कुछ इस तरह से स्थित है, ठीक है। अरब सागर में कुछ इस तरह से स्थित है। अगर बात की जाए भारत के बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर आती है वे ऑफ बंगाल। क्या आती है, वे ऑफ बंगाल आती है, ठीक है, बंगाल आती है। और इस बंगाल में क्या है आपका, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात की जाए लक्षद्वीप के बारे में, तो यही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ये कौन से सागर में है, ये अरब सागर में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। कौन से सागर में, अरब सागर में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सबसे उत्तरी छोर से गुजरने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भारत को कुछ इस तरह से हम विभाजित करते हैं, दो देशांतर तथा दो अक्षांशों में, ठीक है। दो देशांतर और दो अक्षांशों में भारत को विभाजित करते हैं। तो इनमें से आपको याद रखना है, अगर बात की जाए सबसे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का मतलब है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। अभी हमने कुछ इस तरह से भारत को बांटा था अपने, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन था, यहाँ पर इंदिरा कौल था। क्या था, इंदिरा कौल, ठीक है, याद रखेंगे कौन था, इंदिरा कौल था यहाँ पर, ठीक है। और इंदिरा कौल को हमने बताया था कि क्या कहते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम 97 डिग्री 25 मिनट की, जो भारत का किबिथु पॉइंट है। क्या है, कुछ इस तरह से आता है भारत का किबिथु पॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरह से आता है, जो सबसे पूर्वी है। कैसा है, सबसे पूर्वी है। और ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट के बारे में, तो यहाँ पर आ जाता है गौर माता। क्या आ जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट के बारे में बात चर्चा करें अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, गौर माता आ जाता है। अगर बात करें भारत के मुख्य दक्षिण बिंदु के बारे में, तो ये हो जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। जबकि आपके इंदिरा पॉइंट की बात की जाए, जो आपका कौन सा अक्षांश है, तो यहाँ याद रखेंगे 6 डिग्री और आपका 44 मिनट। क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 44 मिनट, ये इंदिरा पॉइंट का है। जबकि दक्षिण मुख्य बिंदु, जिसे हम कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। और पश्चिमी देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर बात की जाए पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर आपका हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है। अगर बात करेंगे मैकाल पर्वत के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो मैकाल पर्वत आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका है, विंध्याचल के बारे में याद रखेंगे। विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे आ जाता है सतपुड़ा पर्वत। क्या आ जाता है, सतपुड़ा पर्वत। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये आपका गुजरात
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसके बारे में याद रखना है? यूपी के बारे में। यूपी के बाद आ जाता है बिहार में, ठीक है। तो इतने राज्यों में फैला है आपका विंध्याचल पर्वत। तो इन्हीं में आपका जो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है मैकाल पर्वत। क्या है? मैकाल पर्वत। और अगर बात करें मैकाल पर्वत की, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी आपकी अमरकंटक। क्या हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। ये साथी वही अमरकंटक है जहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से निकलती है नर्मदा, सोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अमरकंटक यहाँ की मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत का कुछ हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में आपका आ जाता है कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। क्या आ जाता है? अरावली पर्वत। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकाल पर्वत का राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल अधिक ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ पर नदियों का जल अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसा जो प्रदेश होता है वो आपका बांगर प्रदेश में तब्दील हो जाता है, क्योंकि बहुत समय तक इसको जल की आवश्यकता होती है और जल नहीं मिलता है, तो ऐसा प्रदेश जो होता है वो बांगर प्रदेश में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात करें कि खादर और भावर के बारे में, तो ये जो है आपके कैसे हैं? नदियों के पानी से बने हुए प्रदेश हैं। किससे? नदियों से बने प्रदेश, ठीक है। इसको याद रखेंगे, नदियों से बने प्रदेश हैं, इसको याद रखना है। जबकि जो बांगर प्रदेश है ये नदियों से नहीं बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेका, ठीक है। लिबरेका, रोबस्टा और अरेबिका ये किस फसल की किस्में हैं? इस तरह से क्वेश्चन है, किसकी किस्में हैं? तो बात करेंगे अरेबिका के बारे में, रोबस्टा के बारे में और लिबरेका के बारे में। तो ये साथी आपकी हो जाती हैं कॉफ़ी की किस्में। किसकी हो जाती हैं? कॉफ़ी की किस्में हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। कॉफ़ी की फसलें हैं। अगर बात की जाए कॉफ़ी उत्पादन के बारे में, कॉफ़ी उत्पादन में तो याद रखना है फर्स्ट स्थान पर आपका आ जाता है ब्राज़ील। क्या आ जाता है? ब्राज़ील आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर भारत की बात की जाए, भारत की दृष्टि से कॉफ़ी में उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? तो याद रखना ये आ जाता है आपका कर्नाटक। क्या आ जाता है? कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कॉफ़ी का फर्स्ट उत्पादन देश कौन सा है? ब्राज़ील है। जबकि भारत में फर्स्ट स्थान पर कौन है? कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी में आपका कैफ़ीन होता है। क्या होता है? कैफ़ीन नामक एक पदार्थ होता है जो कि हानिकारक होता है शरीर के लिए, ठीक है। ये आपको नींद नहीं आने देता है। क्या नहीं आने देता है? नींद नहीं आने देता है। तो आप लोगों को देखा होगा, यदि आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सर हम तो नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं? तो आप लोग को पता होगा, आप लोग स्टिंग नामक एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या पीते हैं? स्टिंग नामक कोल्ड ड्रिंक। और इसमें पीछे साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या है? कैफिनेटेड बेवरेज है। क्या लिखा है? कैफिनेटेड बेवरेज। और उसमें जो 250 ml का पैकेज है, 250 ml के पैकेज में 75 मिलीग्राम, कितना? 72 मिलीग्राम आपका क्या है? कैफीन मिला हुआ है। कितने पैकेज में? 250 ml के पैकेज में, ठीक है। इसको याद रखना है। तो आपको कैफीन नहीं पीना है, ठीक है। तो कैफीन किस माध्यम से आपके अंदर जा रहा है? स्टिंग के माध्यम से जा रहा है, जो 250 ml में कितना है? 75 मिलीग्राम स्थित है, ठीक है। तो आपको इसका सेवन से बचना है, इसलिए स्टिंग को अवॉइड कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉफ़ी के जो बागान हैं, क्या है? बागान। कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में, कहाँ पर? ब्राज़ील में क्या कहते हैं? तो फेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंटा। इसको याद रखेंगे, फेजेंटा कहते हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे, फेजेंटा, या फिर इसी को फेजेंडा भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसे हम साथी जानते हैं सेंटोस बंदरगाह के नाम से। किस नाम से? सेंटोस बंदरगाह के नाम से। जो सेंटोस बंदरगाह है आपका, ये सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका ब्राज़ील में स्थित हो जाएगा। अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। कैसा है? दक्षिण अमेरिकी देश है, इसको याद रखना है। और ब्राज़ील में ही आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेका के बारे में याद रखना है आपको। इसमें क्या किसकी किस्में हैं? ये कॉफ़ी की किस्में हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर बात कर लें यहाँ पर चाय के बारे में, तो चाय में एक अम्ल पाया जाता है। कोई कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं चाय में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। किसके? चाय में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। तो ये होता है आपका टेनिक अम्ल। क्या होता है साथी? टेनिक एसिड। ये भी याद रखना है। टेनिक एसिड में किस में पाया जाता है? ये आपका चाय में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
तो एक पंजाब में एक बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पंजाब में एक बैराज बना हुआ है। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिकेन बैराज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हरिकेन बैराज के बारे में याद रखेंगे। ये 2 नदियों पर बना है, जिनमें से आपकी एक हो जाती है सतलुज। क्या हो जाती है? सतलुज हो जाती है। ठीक है, सतलुज हो जाती है। और दूसरी कौन हो जाती है? ब्यास हो जाती है। तो संयुक्त रूप से एक बैराज बना है, जिसे हरिकेन बैराज के नाम से जानते हैं। और इसी हरिकेन बैराज से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अगर बात की जाए सतलुज के बारे में और ब्यास के बारे में, तो इन्हीं 2 नदियों से, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर देना चाहिए था, आपका टाइपराइटर की मिस्टेक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। जो आपके सतलुज और ब्यास के संयुक्त रूप से बने हरिकेन बैराज से निकलती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बात करेंगे भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो ये आपका जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH-44। क्या नाम है? NH-44। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग से ज़्यादा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक आपका पूछ सकता है NHAI का फुल फॉर्म। क्या पूछ सकता है? NHAI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जिसे हम जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एक पूछ सकता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो आपका NH-44 है, जो जम्मू से लेकर के कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। इसके अतिरिक्त पूछ सकता है सबसे छोटा राजमार्ग। क्या पूछ सकता है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो याद रखना है, ये हो जाएगा आपका NH-47A। क्या हो जाएगा? NH-47A हो जाएगा। इसकी लेंथ केवल 5.7 किलोमीटर है। कितनी है? 5.7 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। जबकि NH-44 की बात की जाए, ये इसकी लेंथ आपकी 3000 के आसपास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बात करेंगे प्रेरी घास के मैदानों के बारे में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त बात की जाए अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? पंपास घास के मैदान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों के बारे में, तो यहाँ पर पाए जाते हैं डाउन्स। क्या पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, डाउन्स के बारे में याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीका में घास के मैदान कौन से हैं? तो अफ्रीका में आपके बेल्ट घास के मैदान होते हैं। कौन से? बेल्ट घास के मैदान है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका में। अगर अर्जेंटीना में पूछे तो पंपास घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में पूछे डाउन्स घास के मैदान, और अफ्रीका में पूछे तो बेल्ट घास के मैदान। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन याद रखना है आपको कैंटरबरी घास के मैदान के बारे में। कैंटरबरी पूछ लेगा साथी, तो याद रखना है कैंटरबरी आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना है कैंटरबरी से आपको न्यूजीलैंड याद रखना है। क्या याद रखना है? न्यूजीलैंड में आपके कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम जूट उत्पादन कारखाना कब स्थापित किया गया था? क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादित कारखाना, यानी कि जूट का कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो बात करेंगे 1855 के बारे में। 1855 में भारत में पहली बार कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में जूट का पहला क्या खोला गया? कारखाना खोला गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए, हमने कल चर्चा की थी सूती वस्त्र कारखाने के बारे में। कौन सा? सूती वस्त्र कारखाना के बारे में चर्चा की थी। इसको भी याद रखना है। सूती वस्त्र कारखाना कब खुला था? तो ये खुला था आपका 1854 में, 1854 ईस्वी में ये खोला गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर खोला गया था? तो बम्बई में खोला गया था। कहाँ पर? बम्बई में, जिसे हमने मुंबई नाम दिया है वर्तमान में। ठीक है, और कलकत्ता में आपका 1855 में अगले ही वर्ष जूट के लिए कारखाना खोल दिया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लें साथ ही भारत जूट के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? भारत जूट उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो याद रखना है फर्स्ट पर है। कौन से स्थान पर? फर्स्ट पर है। और सेकंड पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसको भी याद रखना है। बांग्लादेश आपका कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। जबकि फर्स्ट स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान जूट में कौन सा है? इंडिया है, जबकि दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जूट का उत्पादन अधिक होता है। इसको भी याद रखना है। और इसका पहला कारखाना 1855 में बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के बारे में, तो ये हो जाएगी आपकी बुलर झील। कौन हो जाएगी? बुलर झील हो जाएगी, जो श्रीनगर जम्मू में स्थित है। कहाँ पर?
श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखना है। अगर बात करेंगे कोलेरू झील के बारे में तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाई जाती है। और पुलिकट झील की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पर, याद रखना है, तमिलनाडु में। इसकी अगर चर्चा करें पुलिकट झील की साथी, तो जो आंध्र प्रदेश है इसका 96 पानी ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और जबकि तमिलनाडु इसका 4% ही पानी ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसको याद रखना है पुलिकट झील के बारे में। और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील हो जाएगी आपकी बुलर झील हो जाएगी। अगर चिल्का झील की बात की जाए सर, ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी है, भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये कैसी है, खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है, जो समुद्र के पानी से बनती है। लेगून झील का उदाहरण है आपकी चिल्का झील, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में लेगून झील की उदाहरण सबसे प्रमुख झील कौन सी है, तो चिल्का झील हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो बने थे। पहला क्वेश्चन था भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील। तो भारत की सबसे लंबी झील की बात की जाए, ये आपकी हो जाएगी वेम्बनाड झील। क्या हो जाएगी, आपकी वेम्बनाड झील हो जाएगी। और इसकी अगर टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये 96.5 किलोमीटर, कितनी, 96.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसको याद रखना है। अगर सांभर झील की बात की जाए तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है साथी। और ये राजस्थान में आपकी खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील। क्वेश्चन पूछ सकता है कैसी झील है, खारे पानी की झील है। अगर अष्टमुडी झील की बात की जाए तो ये आपकी केरला में स्थित है। कहाँ पर है, केरला में स्थित है। वेम्बनाड झील भी आपकी केरला में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखना है। अक्कुलम झील की बात की जाए तो ये भी आपकी केरला में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वेम्बनाड झील की बात की जाए साथी, ये 96.5 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और यहीं पर आपकी एक ट्रॉफी का आयोजन होता है, नौकायान प्रतियोगिता, जो आपकी नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है, जो आपकी केरल में होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिक्किम की सीमा भारत के किस एकमात्र राज्य से लगती है। तो बात करेंगे सिक्किम की सीमा के बारे में साथी। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो सिक्किम से सीमा लगाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो यदि आपने ऑप्शन देखा भूटान, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत का एकमात्र राज्य। तो यहाँ पर आप जो जल्दी में होगा विद्यार्थी वो गलत क्वेश्चन करके ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही ए दे रखा है आपको भूटान। तो आपको पता है कि सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, लेकिन पूछा क्या है, भारत के किस एकमात्र राज्य से लगती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। जबकि सही आंसर क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है। देखो अगर हम मैप के बारे में चर्चा करें तो मैप कुछ इस तरह से दिखता है। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार है, क्या है, बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यहीं पर आपका ये जो स्थान देख रहे हो आप लोग, ये वाला स्थान, ये स्थान आपका वेस्ट बंगाल का है। किसका, वेस्ट बंगाल का। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, याद रखना है, सिक्किम दिखाई दे रहा है। और सिक्किम की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर सिक्किम की सीमा एकमात्र कौन सा राज्य है। अगर एक बार पुनः इसको इरेज कर दिया जाए तो ये देखिए यहाँ पर आपकी अगर गौर से देखेंगे, ये अगर एरो जा रहा है तो यहाँ पर क्या है आपका, आगे और देखिए थोड़ा सा, ये ऊपर सिक्किम है। इसकी सीमा, सिक्किम की सीमा केवल किससे लग रही है, तो याद रखना वेस्ट बंगाल से लग रही है। एकमात्र राज्य है जो सिक्किम से सीमा साझा करता है। अगर यहीं पर चर्चा कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, ये क्या है, आपका बांग्लादेश है। और क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपका मिजोरम हो जाता है। क्या हो जाता है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो जाता है। उसके अतिरिक्त ये जो बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है, त्रिपुरा नाम है, ठीक है। त्रिपुरा के अतिरिक्त ये जो वाई आकृति का राज्य है, इस राज्य को जानते हैं हम असम के नाम से। किस नाम से, असम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो असम के अंदर फैला हुआ राज्य है, इसको हम जानते हैं साथ ही मेघालय के नाम से। किस नाम से, इसको भी याद रखना है, मेघालय के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अभी यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा आपका साझा कौन कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है। कौन कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितने राज्य आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, मिजोरम 1 हो जाएगा, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5। यानी कुल राज्य 5 आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जबकि सिक्किम से एकमात्र राज्य कौन सा है, आपका वेस्ट बंगाल, जो कि सीमा साझा करता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।